लेकिन आपकी आंखों में सपनों के समंदर देखता हूं तो दिल से कोटि कोटि आशीर्वाद निकलते हैं। बस यही लगता है कि आप ऐसे ही हरदम आगे बढ़ते रहे। आपकी मेहनत को देखकर एक बात जरूर है कि सफलता के वृक्ष तभी फलते और फूलते हैं जब उसे मेहनत और खून पसीने से सींचा जाता है। और वो आपकी सफलता के अंदर बिल्कुल आपकी मेहनत, आपकी खून पसीना जो लगाया है आपने, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मेरा एक ही है कि मैं जब भी कभी मंच पर खड़ा होता हूं तो दो लाइन जो मेरी फिक्स है वही हर बार दोहराता हूं। पता नहीं क्यों इस दो लाइन के अंदर ऐसा है क्या, लेकिन मैं हर बार बस वही दो लाइन गुनगुनाता हूं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। वो तो बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। राजेश पालीवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे मित्रों, इस वक्त ये कार्यक्रम YouTube पर भी लाइव चल रहा है और YouTube के माध्यम से हमें देख रहे सभी विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज उत्कर्ष अपनी 21वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस उपलक्ष्य में आज पहली बार हम इस तरह का एक शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद पर नवचयनित सभी शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक नया नवाचार है जो उत्कर्ष कर रहा है, क्योंकि उत्कर्ष के रिजल्ट्स काउंट करना, उत्कर्ष के रिजल्ट बता पाना, ये एक असंभव सी क्रिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार दोबारा से कि पहली बार जब हमने विद्यार्थियों से अपील किया कि हम इस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, तो एक फॉर्म के माध्यम से आप अगर सफल हुए हैं तो हमें बताएं, अपना रोल नंबर लिखें, हम उसके हिसाब से फिर आने वाली 13 तारीख को जब उत्कर्ष अपनी 21वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो 11,000 फॉर्म्स विद्यार्थियों ने भरे, जिनका रोल नंबर बोर्ड के द्वारा दी गई PDF से मैच हुआ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये नंबर अभी भी कम है, क्योंकि ये सूचना, वैसे मैंने स्टार्टिंग में जब हमने कार्यक्रम आरंभ किया, मैंने आप लोगों से पूछा, कुछ विद्यार्थियों को ये सूचना कल ही प्राप्त हुई है कि उत्कर्ष इस तरह का आयोजन कर रहा है, किसी को 2 दिन पहले, किसी को 4 दिन पहले। तो अब मैं मानता हूं कि अभी भी ये सूचना कई विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाई होगी। तो 11,000 एक बहुत छोटा ही नंबर आप समझिए, हालांकि कुल चयन का 50% तो ये हो गया, बट फिर भी ये नंबर कम है। फिर हमने कहा कि इनमें से कितने लोग फिजिकली आ पाएंगे, ये जानना हमने चाहा। तो लोगों से, विद्यार्थियों से, सफल विद्यार्थियों से उनका एडमिट कार्ड अपलोड करने का उस फॉर्म में रिक्वेस्ट किया। वो लगभग 1300 लोगों ने उस फॉर्म को भरा, उसमें अपना एडमिट कार्ड अपलोड किया और आज एक भारी संख्या में इस भवन में, उत्कर्ष के इस भवन में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी का संघर्ष अलग अलग तरह का रहा होगा। जैसे अभी हमने जब विद्यार्थी अपने अपने अनुभव बता रहे थे, किसी का एग्जाम से जस्ट पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो वीडियो हमने देखा था। किसी के घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं थी, किसी के पास पढ़ने के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं था कि सर हम ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस लेने जैसी स्थिति में भी नहीं थे, बट फिर भी जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये हमने सुना है, आप जानते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि प्रेमचंद जी सांखला का मैं एक बार आपकी तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। आप वर्तमान में स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, संयुक्त निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं, और उत्कर्ष के आयोजनों में कई बार सर का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और क्योंकि आप सभी लोग प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, तो आज के इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए इनसे बेहतर शख्सियत कोई हो नहीं सकती। तो एक बार जोरदार तालियां प्रेमचंद जी सांखला के लिए। मैं इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रेमचंद जी सांखला से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं और
ये भी बात सही है कि हमने विद्यार्थियों का सम्मान किया, जो नव चयनित शिक्षक है उन सबका सम्मान किया, पर हमारे उत्कर्ष के जो शिक्षक हैं उनका भी इस मौके पर सम्मान हो ही जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं? गुड। तो जिस तरह आपको स्टोल और स्मृति चिन्ह देकर आपका स्वागत किया गया है, वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैष्णव सर से कि हम गुरुजनों का स्टोल पहनाकर स्वागत करें। बिल्कुल, ये कार्यक्रम हम शिक्षक दिवस पे सभी शिक्षकों के लिए कर ही चुके हैं, पर आज का एक खास मौका, उत्कर्ष की वर्षगांठ, इस तरह का आयोजन, ये अपने आप में अद्वितीय है। अंकित सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। रुकनी नहीं चाहिए तालियां, आ गया है आपका कालिया। जो बनाए मैथ्स को मधुर जैसे कोयल, आ गए हैं मंच पे महेंद्र गोयल। जोरदार तालियां महेंद्र गोयल सर के लिए। भागीरथ सर के लिए जोरदार तालियां। अभी कुछ देर पहले हमने इनका संबोधन भी सुना था। जोरदार तालियां भागीरथ चौधरी सर के लिए। सभी गुरुजनों से रिक्वेस्ट है कि वो भी मंच की ओर बढ़ें। सुनील खोखरिया सर, एक बहुत ही कम आयु में हिंदी में जिस तरह का मुकाम सर ने हासिल किया है वो अपने आप में अद्वितीय और अकल्पनीय है। सुनील खोखरिया सर। बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है पूरा लाइव है यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो आपके कई रिश्तेदार, कई दोस्त जिन्हें विश्वास नहीं होगा ना कि आज देखूं सही में हो कि नहीं हो, वो आपको जरूर देख रहे होंगे। ईश्वर कुकना सर के लिए भी जोरदार तालियां। विजेश बाजिया सर, जिन्होंने स्कूल मैनेजमेंट उत्कर्ष पब्लिकेशन के माध्यम से किताब भी लॉन्च की थी और उत्कर्ष की जोधपुर और जयपुर शाखा में स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी भी पढ़ाया है। विजेश बाजिया सर के लिए जोरदार तालियां। मेरे परम मित्र और गणित में मेरे सीनियर उत्कर्ष में किशोर राजपुरोहित सर के लिए जोरदार तालियां। एकदम सरल व्यक्तित्व, जिनसे मैंने भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा है, वैसे किशोर राजपुरोहित सर हमारे। और राजेश पालीवाल सर, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में उत्कर्ष की साख को जिन्होंने बढ़ाया, वैसे राजेश पालीवाल सर के लिए जोरदार तालियां। और भी बहुत सारे गुरुजन जिनकी अभी क्लासेस हैं जो हमारे बीच में नहीं आ पाए। जो उपस्थित नहीं हो पाए उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां कि वो इस मौके पर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटकर अपनी क्लासेस में व्यस्त हैं। राकेश सर के लिए भी जोरदार तालियां। अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष की पूरी व्यवस्था को संभाले रखा है सर ने। पर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि निर्मल सर आज हमारे बीच पधारे प्रेमचंद जी सांखला का साफा पहनाकर आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें, आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। प्रेमचंद जी सांखला सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर आप जाओ जी। आर के वैष्णव सर से निवेदन करूंगा कि सबको बुके यानी पुष्पगुच्छ देकर सर का स्वागत करें। आप लोग का जोश ठंडा कैसे हो गया? यही कुछ देखें, आपको सीखना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सम्मान मिले इस लायक बनना है, पर सम्मान लौटाना भी आना चाहिए, सम्मान देना भी आना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां प्रेमचंद सर और निर्मल गहलोत सर के लिए। बिल्कुल 21वें आर के सर का सम्मान मैं चाहूंगा निर्मल गहलोत सर दुपट्टा पहनाकर, स्टोल पहनाकर करें।
सम्मान की अगली कड़ी में मैं अक्षय सर को बोलूँगा कि अक्षय सर के लिए भी दुपट्टा पहना के सम्मान। थैंक यू। और इसी कड़ी में मैं उत्कर्ष की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि आज उत्कर्ष का 21वां वर्षगांठ है, तो पहले दिन से जो निर्मल सर के लक्ष्मण के रूप में, आज सुबह एक निर्मल सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे में रामत्व कितना है, पर मेरे भाई तरुण गहलोत में लक्ष्मणत्व कूट कूट के भरा है। तो ऐसे तरुण गहलोत सर को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और निर्मल सर से आग्रह करूंगा कि वो स्टोल पहनाकर तरुण सर का भी औपचारिक स्वागत करें। हालांकि तरुण सर लगातार हर तरह की व्यवस्थाओं में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और सम्मान की भूख कभी मैंने सर में नहीं देखी है। हमेशा जमीन से जुड़ा कार्य, हर कार्य में आगे रहे हैं तरुण सर। तो तरुण सर के लिए भी जोरदार तालियां। आज के इस मौके को एक और रूप से खास बनाया जा रहा है। आर.के. वैष्णव सर द्वारा रचित ग्रेट सेकंड साइकोलॉजी की एक पुस्तक का विमोचन आप सभी सफल शिक्षकों के सामने इस क्षण पे किया जा रहा है। उत्कर्ष पब्लिकेशन लगातार अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषयों के लिए बुक्स विद्यार्थी हित में पेश करता जा रहा है। उसी कड़ी में आज सेकंड ग्रेड जीके के लिए, हालांकि इसका कंटेंट जब वैष्णव सर ने दिखाया तो मेरा मानना है कि ये ग्रेड 2 के अलावा भी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जहां साइकोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, पर विशेष रूप से ग्रेड 2 के विद्यार्थियों के लिए किताब, ये वैष्णव सर द्वारा रचित ये किताब। और जैसा कि हमने कहा कि 21वीं वर्षगांठ है उत्कर्ष की, तो उस कड़ी में एक और नवाचार कि पहली बार किसी पुस्तक का विमोचन इस तरह उत्कर्ष के विद्यार्थी और खासकर सफल विद्यार्थियों के मध्य किया जा रहा है। तो वैष्णव सर को और उत्कर्ष पब्लिकेशन को इस किताब के लिए हार्दिक बधाई। और मुझे यकीन है कि विद्यार्थी हित में उत्कर्ष के गुरुजी, उत्कर्ष ऐप के कोर्सेज, उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज और उत्कर्ष पब्लिकेशन भी लगातार विद्यार्थी हित में कार्य करता जा रहा है और विद्यार्थियों का प्रेम इसी तरह बनता रहा, मिलता रहा, तो हम कोई कमी अपनी तरफ से नहीं रखेंगे और ईश्वर ने चाहा तो इस तरह सफल विद्यार्थियों के समारोह और आप हर आए दिन देखते रहेंगे। एक बार उत्कर्ष के लिए जोरदार तालियां, निर्मल सर के लिए जोरदार तालियां, हमारे आज के अतिथि प्रेमचंद जी सांखला के लिए जोरदार तालियां। इस कड़ी में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रेमचंद जी सांखला को कि वो आए और जो इनका कार्य अनुभव रहा है शिक्षा विभाग का, सर कह रहे हैं कि पहले मैं विद्यार्थियों का अनुभव सुनना चाहूंगा, कैसा उनका संघर्ष का सफर रहा, कैसा क्या क्या उन्होंने झेला है, ताने सुने होंगे और आज वो कैसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो आके बताएं। तो मैं बुलाना चाहूंगा सानिया राठौड़ को मंच पर कि वो आए मंच पर और बताएं कि उनके संघर्ष की कहानी कैसी रही। और विक्रम से भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। विक्रम, पहले आप आए सानिया, और विक्रम आप भी तैयार रहें। एक बार जोरदार तालियां। जब आपके बीच में से कोई आए तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर में यही वो संघर्ष की कहानी होगी जो आप जैसे और विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगी कि वो कैसे बहुत सारी अनियमितताओं और कमियों के बावजूद अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उत्कर्ष के सभी शिक्षकों को जिन्हें हमें
ये सिखाया कि मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उत्कर्ष के उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने हमें अच्छा सिखाया कि कैसे आगे बढ़ा जाता है और अपने लाइफ में कैसे अपने जो गोल है उनको आगे अचीव किया जाता है। और साथ ही मैं अपने परिवारजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आगे जाके एक अच्छी शिक्षक बन सकूँ या आगे कुछ भी कर सकूँ जो मैं अपने लाइफ में करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अभी भी कभी कभी बातों में घबराहट नजर आती है, सही बोल रहा हूं कि नहीं? पर ये घबराहट जल्दी जब आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो मंच पर आने के बाद में ना शिक्षक का एटीट्यूड बदल जाता है, तो वो आपका भी बदलेगा। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा विक्रम को कि वो भी अपने सफर के बारे में कुछ बताएं और आज कैसा महसूस कर रहे हैं, बताएं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन और सभी साथियों को जय श्री राम। मैं मेरी राजस्थान में रैंक 37 रही है और जोधपुर के अंदर 9th रैंक है मेरी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी सफलता में उत्कर्ष क्लासेज और सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप सबसे यही कहूँगा कि आपकी भी सफलता में उत्कर्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तभी आप लाखों की भीड़ में से यहाँ कुछ स्टूडेंटों के अंदर आज बैठे हो, वरना बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया है और आप आज यहाँ आए हो तो उसमें आपके शिक्षकों का और किसी न किसी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। और मैं आपको पुनः यही धन्यवाद अर्पित करता हूँ और जय श्री राम। अच्छा लग रहा है ना सबकी कहानी को सुन के, है ना? अभी थोड़ी देर पहले एक बहन ने बताया कि हम घर में 3 लोगों की आज उत्कर्ष से एक साथ सरकारी नौकरी लगी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो सारी की सारी तो एक साथ नहीं बयां की जा सकती, पर कुछ जरूर की जा सकती हैं। इसी कड़ी में ज्योति चौधरी को, आरती चौधरी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो भी इस मौके पर कुछ कहना चाहें, हमें कुछ बताना चाहें, तो आपका स्वागत है आरती चौधरी। और इसके बाद मैं एक मिनट कहूँगा कि मक सिंह राजपुरोहित भी रेडी रहें स्टेज पर आने के लिए। अच्छा, जितने भी अभी स्टेज बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, आप सैकड़ों की संख्या में सामने बैठे हैं और हजारों विद्यार्थी उत्कर्ष से चयनित हुए हैं। और उत्कर्ष से पढ़ के कोई ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा हो, ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा हो, यूट्यूब मतलब उत्कर्ष का कोई स्टूडेंट नहीं रहा हो, सिलेक्शन हुआ हो, ऐसा रेयर ही हो सकता है। तो इसलिए ये उत्कर्ष के गुरुजनों का योगदान रहा। उत्कर्ष में पढ़ाई किया, अच्छा लगा, ये सब हमने अंडरस्टूड मान लिया, ठीक। अब उसके अलावा कुछ बोलना है, अपनी सफलता की कोई ऐसी कोई बात, कोई कहानी, कोई संघर्ष कोई आया हो, मतलब जो सब सुन के प्रेरित होंगे, ऐसी कोई बात जो है वो जरूर बोलो। और एक 1 मिनट का समय, और पर ये 1 मिनट ऐसा होना चाहिए कि बाद में वो 1 मिनट देख के लोग हिल जाए। आपका भी कोई एक ऐसा समय आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, वहाँ से आपने बाउंस बैक किया होगा, वापस से आप आए होंगे, है ना, अपने में जोश भरा होगा, जुनून आया होगा। तो ऐसी कोई स्टोरी किसी की कोई खास हो तो वो लेके बताओ। यहाँ के मतलब उत्कर्ष 40 नहीं पढ़नी है, मतलब समझ रहे हो, उसके लिए बुलाया भी नहीं है सबको। थैंक यू। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन और उत्कर्ष के टीचर्स को राम राम, और हम सभी नवचयनित शिक्षकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम आरती चौधरी, मैं मालाखेड़ा से हूँ, मालाखेड़ा अलवर। मैंने रीट प्री और मेंस दोनों की कोचिंग उत्कर्ष से की थी ऑनलाइन, और इसमें मेरे रीट मेंस में 201.5 नंबर आए थे, 3206 मेरी रैंक है। उत्कर्ष का मेरी सफलता पे बहुत बहुत योगदान है, पर सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का है, मम्मी पापा का बहुत बहुत। और हम 3 बहनें हैं, उनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। और जब एक लड़की सेलेक्ट होती है तो उसके आसपास और बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के साथ मिलती है। और मैं चाहूँगी कि जो भी मुझे आसपास समाज में कुछ भी गलत लगता है उसकी शुरुआत मैं अपने आप से करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्कर्ष के सर टीचर से मेरा एक निवेदन है कि उत्कर्ष की एक ब्रांच हमारे अलवर में भी खोले, मालाखेड़ा में। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों की यही चाहत उत्कर्ष को आज इस मुकाम पर पहुंचाती है। मैंने आपसे कहा कि उत्कर्ष लगातार बढ़ते रहने वाली संस्था का नाम है।
केवल जोधपुर में सर बताते हैं 2 कमरों से स्टार्ट किया था और आज उत्कर्ष में 200 से अधिक क्लासरूम्स और स्टूडियोज़ हैं। तो उत्कर्ष के सफ़र में भी संघर्ष रहा है, हर्षोल्लास रहा है, कभी खुशी कभी गम रहा है। पर निर्मल सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी उत्कर्ष इतना बड़ा बनेगा। मैं डे 1 से ही सोचता रहा था कि उत्कर्ष बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, ताकि मैं उसी जब लक्ष्य बड़ा देखूंगा तभी उसके हिसाब से ही जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। तो लक्ष्य देखा, आप लोगों ने भी लक्ष्य देखा होगा। कईयों के लिए अंतिम लक्ष्य नहीं, केवल एक पहली सीढ़ी मात्र होगी। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा मकसिंह राजपुरोहित को कि वो भी अपना सफ़र हमारे साथ शेयर करें, आज की इस अनुभूति को हमारे साथ शेयर करें। सर्वप्रथम माँ शारदा, श्री खेतेश्वर भगवान और करणी माँ को सत सत वंदन। तत्पश्चात मंचासीन गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे सामने बैठे सभी नवचयनित शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। मैं जैसा कि निर्मल सर ने कहा कि भाई सभी तो उत्कर्ष का गुणगान करते ही हैं, तो ये तो हमें पता ही है। जो हमारे सामने भीड़ बैठी है ये दर्शाती है कि उत्कर्ष का गुणगान कितना हो रहा है। और आप ही नहीं, लाखों विद्यार्थी होंगे जिन्होंने उत्कर्ष का नाम राष्ट्र में रोशन किया होगा। तो मैं अपने संघर्ष की एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। शायद वो इतनी संघर्षशील ना हो, लेकिन आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब 2018 में मैंने 12वीं पास की ग्रामीण विद्यालय से, तब मेरे साथ ही कुछ साथी लोग जो जोधपुर में बड़ी बड़ी स्कूलों से मतलब पढ़ते थे और मैं एक ग्रामीण स्कूल में पढ़ता था, पर अंदर जुनून पूरा था कि कुछ करना है, कुछ नाम करना है। अंदर जुनून था कि लाइफ में कुछ बनना है, इसलिए ठान रखा था कि कुछ ना कुछ करूंगा। जैसा कि मेरी फैमिली में मेरे सबसे बड़े भैया जो इंस्पेक्टर है सीआरपीएफ में, तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत थे कि भाई लाइफ में कुछ बनना है। पर जैसा कि आप सबको पता है कि किसी का बेटा मतलब पापा डॉक्टर हो तो वो बोलते हैं मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, किसी का भाई आर्मी में हो तो सब बोलते हैं ये भी फौजी बनेगा। तो मुझे भी गांव वाले सब कहते थे कि भाई इसका भाई तो सीआरपीएफ में है, ये भी आर्मी वाला बनेगा। लेकिन जब भी मैं विद्यालय से घर पे आता था तो अपने मतलब गांव वाले सब मारवाड़ी में कहे, तो मैं मारवाड़ी में बोलना चाहूँ कि जैसे ही मैं मतलब विद्यालय से घर आता था तो मेरी मम्मी और मेरे भैया मुझे यही कहते थे कि मार साहब आगो। मतलब ये रियलिटी है कि मेरे घर वाले शुरू से बोलते थे कि जिंदगी में बनना तो एक टीचर ही बनना है। पर वो कहते हैं ना, यहाँ पर जो बेरोजगारी शब्द होता है ना, वो सबसे कड़वा शब्द होता है। लोगों से जब ताने सुनते हैं ना कि ये तो देखो 23 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, ये 28 साल का हो गया, अभी तक ये गांव में घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, देखो इसकी नौकरी नहीं लगी, वो ताने सबसे कठोर होते हैं। इसलिए जब मैं 17 साल का था तब मैंने शुरुआत की एयरफोर्स की तैयारी से। और मैं एयरफोर्स में मतलब उस समय कुछ भी, अब गांव में क्या होता है, मैं यहाँ से दूर थोड़ा, यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव है भैसेर चौंडियाली मथानिया के पास। तो गांव में लगभग 2 विद्यार्थी थे जो हम कंपटीशन की तैयारी करते थे। जैसा कि मैं गांव में तैयारी करता था तो मुझे नहीं पता था कि क्या पढ़ना है क्या करना है, इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। तो मैं यूट्यूब में जो इंग्लिश के सर थे, मैं आज भी उन्हें इंग्लिश का गुरु मानता हूं। और जब भी मुझे कोई बोलते हैं कि भाई तूने इंग्लिश कहाँ से पढ़ी, तो मैं बोलता हूँ रवि मौर्य सर से मैंने इंग्लिश पढ़ी। और गणित मैंने किशोर जी सर से पढ़ी। चूंकि मुझे गणित में शायद मुझे जोड़ बाकी गुणा भाग भी सही नहीं आता था, लेकिन आज मैं गणित की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। उसकी वजह है किशोर जी राजपुरोहित सर। उस समय मेरा एयरफोर्स में चयन हुआ पहले ही प्रयास में, लेकिन संयोगवश मैं फिजिकल में आउट हो गया। उसके बाद दूसरी बार कंटिन्यू मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, लेकिन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना थी अग्निवीर योजना, उसकी वजह से वो भर्ती रद्द हो गई। उसके बाद मैंने अपना लक्ष्य बदला कि भाई अब क्या लक्ष्य चूज करूं। तो साथ में मेरी बीएसटीसी, प्री बीएसटीसी मैंने चूज किया और प्री बीएसटीसी में मैंने 2019 के बैच में एडमिशन लिया। उसके बाद मेरा वीडियो प्री में सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने वीडियो प्री
वीडियो प्री की जो तैयारी थी वो मेंस की वो छोड़ दी और सोचा कि शिक्षक बनूंगा, क्योंकि घर वाले कहते थे कि भाई तुझे शिक्षक ही बनना है, भाई कहते थे कि तुझे शिक्षक बनना है, इसलिए शिक्षक बनना चाहता और था। फाइनली आप शिक्षक बन गए। तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। और लगभग यही संघर्ष की कहानी सबकी रही होगी, आप समझ रहे हैं? हाँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं संजू खत्री जी से परिचय मैंने लिया। कईयों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि सर तो पढ़ाई छूट गई, अब हम वापस से पढ़ाई स्टार्ट करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये अक्सर खासकर लड़कियां ये एक समय के बाद अक्सर ऐसी बातें पूछती हैं कि सर आप कुछ गाइड करें। तो ऐसे ही एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा संजू खत्री के नाम का, जो मंच पर आए और जो ये गैप हो जाता है तो फिर कैसे उससे पार पाया जाता है, कैसे इस डिमोटिवेशन से बाहर आया जाता है, वो हमें बताएं संजू खत्री। माँ सरस्वती और निर्मल सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने 12th 1998 में की थी, फिर मैंने 20 साल बाद वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि मेरे घर के कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ी। फिर लॉकडाउन में निर्मल सर ने कोचिंग में वो डिस्काउंट दिया, उससे मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीदा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो मेरा रीट में सिलेक्शन हो गया। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी बेटी मोनिका और कंचन का है। मैं हमेशा हिम्मत हारती थी, पर इन्होंने मेरे को कहा है कि मम्मी आप कुछ कर सकती हो, आप पढ़ो, तो आज उनकी वजह से मैंने रीट में सिलेक्शन लिया है। और मेरे बड़े भाई नारायण खत्री और राजू खत्री की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, थैंक यू। और कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को उसकी ग्रेजुएशन जरूर कराए कि वो किसी भी हालात में हो, पर वो अपनी एक शक्ति लेके आगे बढ़ सके। थैंक यू। मैं संजू जी की बेटी मोनिका भी यहाँ पे है, मैं चाहूँगा कि वो भी अगर कुछ कहना चाहें मम्मी, क्योंकि मम्मी तो इमोशनल हो गई तो शायद पूरी संघर्ष को बयां कर नहीं पाई, तो कैसे आपने सपोर्ट किया, जैसे मम्मी ने बताया कि मोनिका ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अगर आप भी वो शेयर कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। जोरदार तालियां ऐसी बेटी के लिए। तो सबसे पहले मैं सबको कहूँगी कंग्रेचुलेशन, आप एक टीचर बन गए हो। मेरी मम्मी की जर्नी, उनकी शादी के बाद पढ़ाई छूट गई थी, फिर कुछ फैमिली इश्यूज हुए थे, उसके बाद में 20 साल बाद उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी। और जब मतलब घर का काम भी करती थी, हम उनको कहते कि छोड़ो छोड़ो आप पढ़ाई करो पहले, तो उनका पहले भी रीट में हुआ था, लेकिन उनके पास कंप्लीट डिग्री नहीं आ पाई थी, उनका नहीं हुआ, वो रोने लग गई, हिम्मत आ गई कि नहीं मेरे को नहीं करनी पढ़ाई, कहीं पर भी जॉब कर लेंगे। मैंने बोला नहीं आप कर सकते हो, आप लायक हो उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने अब एग्ज़ाम दिया, उनका सब हुआ। मेरी छोटी बहन कहीं पर भी सेंटर आता था वो गाड़ी लेकर जाती थी उनको करवाना। मेरे मामा मेरे ननियाल साइड से फुल सपोर्ट रहा है उनको, जहाँ पर भी कॉलेज जाना, पैसों के लेकर, सब चीज़ से लेकर। और जो भी रहा है यहाँ के अंदर, मतलब मेरे भाई बहन, ननियाल वाले, दादा दादी, सब ने सपोर्ट किया है। और हम अब भी कहते हैं इनको कि आप आरएस की तैयारी करो। अब भी जब वो टेंशन फ्री हो गई कि मेरी जॉब लग गई है, कि अब मेरे को कुछ नहीं करना है, उनकी बुक्स हमने ला कर दी उनको कि नहीं मम्मी अब फ्री मत बैठे रहो, आप तैयारी करो आरएस की, तो आपकी जॉब कोई भी बात नहीं, अभी भी बहुत है टाइम आ गया आपके पास। तो मैं सबको कहूँगी सारी लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हम कुछ भी मिल जाएगा आगे फ्यूचर में शादी कर लेंगे, ये नहीं, आपको खुद को खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी पोजीशन पे क्यों ना हो कोई भी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है इस तरह की कहानियाँ सुनकर, इस तरह के सफ़र के बारे में जानकर। ऐसा ही अपना सफ़र, अपनी कहानी को शेयर करेंगे लोकेश तिवारी हमारे साथ, जो कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले सुनील सर ने बताया था कि सबसे ज़्यादा शरारती बैच जो था B3, उसके विद्यार्थी, ऑफलाइन विद्यार्थी रहे लोकेश तिवारी। सबको राधे राधे, माँ सरस्वती को नमन। मैं बताता हूँ आपको कि सफलता का सम्मान है, असफलता का सम्मान नहीं। जिस विद्यालय में मैंने स्कूली शिक्षा 6th 7th 8th की थी, उसी विद्यालय में मैं इस बार 15 अगस्त पे गया था। मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं वहाँ किसी को संबोधन करूँ।
वहाँ के अध्यापकों ने मना कर दिया कि आप कौन हो। लेकिन इसी 5 शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस सम्मान समारोह आयोजित किया गया, उसी विद्यालय से मेरे को फोन आया, क्योंकि उस समय मेरा चयन हो गया था। इसीलिए सफलता का सम्मान है, असफलता का कहीं सम्मान नहीं है। अगर आप सफल होंगे तो ही आपका सम्मान है। मेरे पिताजी मेरे साथ आए हुए हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, सभी शिक्षकों का। उत्कर्ष 21 वर्ष का हो गया है। निर्मल सर से निवेदन है कि अब वो विवाह के योग्य हो गया है, उसका विवाह कर दिया जाए। धन्यवाद। जिनके खुद के विवाह का अता पता नहीं है, बताओ है? ओके, हम सभी की तरफ से, पूरे उत्कर्ष की तरफ से आप लोगों के लिए 2 लाइंस कहना चाहूंगा। गर्व है हमें कि तुमने पाकर सफलता अपनी एक नई पहचान बनाई है, खुद का रौब बढ़ाया है और हम सब की शान बढ़ाई है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। हाँ, अभी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा प्रेम कंवर को कि वो भी आए और अपने इस सफर के बारे में हम सबको बताएं। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन। मुझे प्रारंभिक कक्षा से लेकर इस अध्यापक बनाने तक जिन गुरुजनों का मेरा साथ था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संघर्ष की कहानी वैसे हर बालक की होती है, लेकिन मैं समझती हूँ, क्योंकि खुद का तो थोड़ा स्पेशल मानते ही है, क्योंकि अपना आत्म कहती है। मेरी शिक्षा साचौर जिले के चितलवाना गांव से शुरू हुई थी। वैसे मैं स्पेशली साचौर में ही पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी माताजी स्पेशली अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना गांव 24 वर्ष तक सिर्फ हमारे लिए उन्होंने तपस्या की थी। चितलवाना छोड़कर न अपना घर बनाना, न ही खेती बाड़ी देखना, केवल और केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए साचौर जिले के अंदर शिफ्ट हुए थे। मेरे पिताजी आदर्श विद्या मंदिर के अंदर 25 साल की सेवा दी है। उन्होंने मात्र सेवा दी, आपको पता ही है आदर्श विद्या मंदिर की कितना होता है सैलरी अमाउंट, लेकिन उन्होंने वो कुछ नहीं देखकर सिर्फ अपने समाज की बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर मेरी बेटी आगे बढ़ेगी तो शायद पीछे की कोई समाज की बच्ची और आगे बढ़े। और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं मेरे चितलवाना गांव की और राजपूत समाज की प्रथम बेटी हूं जो सरकारी सेवा के अंदर आई हुई हूँ। मेरा संघर्ष स्पेशल ये है क्योंकि बच्चियों की पढ़ाई के लिए मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया, जिसका शायद ऋण मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगी। वो 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में शादी और वो हो गया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये समझा कि जो शिक्षा मैंने नहीं ली है वो मैं अपनी बच्चियों को दे पाऊँ। और शायद 25 साल तक उन्होंने संघर्ष किया मात्र अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरी माँ का कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगी, और साथ ही मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि अगर मेरी आदर्श विद्या मंदिर के अंदर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है, अगर वो मेरी नींव ही कमजोर होती तो शायद आज मैं उन नींव बनाने वालों की तरह नहीं हो पाती मैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और शायद निर्मल जी सर भी हमारे आदर्श विद्या मंदिर से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कि हम सौभाग्यशाली है कि 21 वर्ष पूर्ण किए हैं उत्कर्ष ने, और हमें उसका थोड़ा सा योगदान मिला, इस 4 चांद लगाने का थोड़ा भागीदारी मिली है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नव चयनित शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य, जो सोचोगे और वही बनोगे। धन्यवाद। इनके चेहरे की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारी माता ने, पिता ने, हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया होगा कहीं ना कहीं। उनके सपोर्ट के बाद ही आज हमें ये दिन देखने को मिला है जब हम सब सफल होकर यहाँ मौजूद हैं। मैं इसी कड़ी में मंच पर बुलाना चाहूँगा रचना को कि वो भी अपने सफ़र के बारे में बताएं, और फिर हमारे मुख्य अतिथि को मैं मंच सौंपूंगा और वो हमें संबोधित करेंगे। एक बार रचना का मंच पर स्वागत है। उत्कर्ष परिवार का धन्यवाद और आप सभी नवचयनित शिक्षकों को सम्मान। और मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और आगे भी ऐसे ही अपने बड़ी मंजिलों को प्राप्त करें। मैं ये संदेश अपने एक चाचा जी को देना चाहती हूँ जो कहते थे, मारवाड़ी में कहते थे कि मेरे परदादा का नाम ऊर्जाराम जी है, और मारवाड़ी में कहते थे कि अपन ऊर्जोजी परिवार में कोई गवर्नमेंट नौकर हो गया को नहीं।
जो मैंने ये कर दिखाया है, उनकी मानसिकता को परिवर्तन किया है। और आज वही कहते हैं कि मेरी बेटी भी एक गवर्नमेंट नौकर बनेगी और मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊँगा। ये संदेश मेरे चाचा जी को था और मेरे माता पिता को धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रचना का। और हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं हमारे गुरुजनों से निवेदन करूंगा कि अगर 4 बजे आप लोग को भी क्लासेस हैं तो आप लोग बिना संकोच के अपनी क्लासेस लेने के लिए पधार सकते हैं। जिनकी क्लासेस नहीं हैं वो यहाँ बैठकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और अब हमें जिस पल का इंतज़ार था, हम जिन सेवाओं में इस रिज़ल्ट के बाद जा रहे हैं, उस सेवा में अच्छा खासा अनुभव लेकर आज एक बड़े पद पर जो हैं और जो लगातार आप जैसे नए शिक्षकों का मार्गदर्शन करते हैं, मैं मंच पर स्वागत करूंगा संयुक्त निर्देशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग प्रेमचंद सांखला जी का कि वो मंच पर आए और हम सबको एड्रेस करें। उत्कर्ष संस्थान के आज इस 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर आदरणीय निर्मल जी और तरुण जी को और पूरे संस्थान के सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही आज इस अवसर पर हमारे नवचयनित राष्ट्र के ऐसे योद्धा जो नई पीढ़ी को तराशेंगे, उन सभी नवचयनित शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब तेज धूप के बाद, कड़े परिश्रम के बाद सफलता मिलती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। जिसने धूप ही नहीं देखी हो उसे क्या पता पसीना कैसा होता है और सुखद हवा कैसी होती है। यहाँ आप जो सभी नए शिक्षक साथी अब एक नए अवतार के रूप में आप आ रहे हैं। हम सब की कहानियां लगभग मिलती जुलती सी है। आज का ये जो समय है, कड़ी प्रतिस्पर्धा का समय है, और जो हमारे जमाने में जिस तरह से उस समय भी कोई सरलता नहीं थी, शिक्षक बनना कोई आसान नहीं था। एक जुमला क्या कहते हैं लोग कि कुछ नहीं तो शिक्षक बन जाएंगे, वो बात न पहले थी न अब है। आज भी अब जब आपका चयन हुआ है, आप साक्षी हैं कि किस तरह से कितने दौर से आपको गुजरना पड़ा। प्री बीएसटीसी, बीएसटीसी, उसके बाद हाँ, हालांकि ये सब इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि समय के साथ जो अवसर हैं वो उतने लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो संख्या है लोगों की वो बड़ी है, तो उसे रोकने के लिए इस तरह से ऐसा करना पड़ रहा है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जिस कर्म को आपने लक्ष्य बनाया है, उसके लिए जरूरी है कि आप पूर्ण मनोयोग से उसके लिए तैयार रहें। महज इसलिए नहीं कि चलो कोई नौकरी नहीं मिली है और बीएड कर ली या बीएसटीसी कर ली और शिक्षक बन गए हैं। किसी भी काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर काम की अलग अलग महत्ता होती है, और आप लोगों को भी अपने किसी अन्य साथियों से किसी तरह की हीन भावना नहीं रखनी है कि वो तो उस पद पर पहुंच गए, मैं इस पद पर रह गया। आप में से भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं अपनी बात से शुरुआत कर रहा हूं। जब मैंने 1985 में एमकॉम किया, मैं भी साधारण परिवार से हूं। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और मेरा मूल गांव है, पीपाड़ रोड है, जोधपुर जिले में ही। मेरे
माताजी साथ रहते थे घर में, परिवार में। पिताजी चूंकि रेलवे में नौकरी करते थे, उनका अलग जगह पदस्थापन था मेड़ता रोड में। गांव में केवल 8वीं तक का विद्यालय था और उसके बाद 1980 में मैं यहाँ जोधपुर आया। यहाँ से 85 में एमकॉम किया, फिर मैंने बीएड किया और बीएड करते ही उस समय कॉमर्स का बहुत अच्छा स्कोप था। जोधपुर में ही सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय महामंदिर में मुझे अवसर मिल गया सेवा करने का। अनुदानित विद्यालय था, सरकार से अनुदान मिलता था और वहाँ पर मैं 1986 से 1991 तक व्याख्याता वाणिज्य के पद पर रहा। फिर मैंने 1991 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से व्याख्याता के पद के लिए परीक्षा दी और सीधी भर्ती से व्याख्याता के पद पर मेरा चयन हुआ और 2 वर्ष तक पिपाड़ शहर में सेठ रामरख मालानी स्कूल है, वहाँ व्याख्याता के पद पर रहा। जब सुमेर स्कूल से मेरा चयन हुआ आरपीएससी में, उस समय मेरे कई साथियों ने मुझे कहा, क्यों सरकारी नौकरी में जा रहे हो, यहाँ अच्छा वेतन मिल रहा है, इंक्रीमेंट छोड़ के जाओगे और यहाँ कोई ट्रांसफर का झंझट है ना कोई बात, कॉमर्स के हो, ट्यूशन भी अच्छा कर लोगे। लेकिन मेरे मन में कुछ और था, मुझे आगे बढ़ना था, मेरा लक्ष्य अलग था। मैं उनकी बातों में नहीं आया। मुझे ये कहा प्रिंसिपल तो आप यहीं बन जाओगे, लेकिन मैं उसे छोड़ करके और आगे बढ़ा। जब मैं पिपाड़ गया, पिपाड़ कॉमर्स का बहुत अच्छा क्षेत्र था, वहाँ व्यापारी वर्ग का ज़्यादा बाहुल्य था, लेकिन वहाँ रहकर भी आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा और 1993 में राजस्थान लोक सेवा आयोग से ही प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए सीधी भर्ती से चयनित हुआ। एक ही स्कूल में हम 7 लोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अंतिम रूप से हम 5 व्यक्ति एक ही स्कूल से चयनित हुए। आप लोगों के सामने अभी तो बहुत सारी सुविधाएं भी है, निर्मल जी और इस तरह से और भी कई जो संस्थाएं हैं, वो आपको कैसे और किस तरह से सफलता प्राप्त करनी है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सारी जानकारी शॉर्टकट आपके लिए उपलब्ध है। हमारे लिए उस समय इस तरह का कोई साधन नहीं था, हम खुद ही अपने विषय की तैयारी करते थे। और जब राजस्थान लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार था, उसके लिए हम जो 5 लोग वहाँ थे, उनमें से हम 3 तो नियमित रूप से आपस में डिस्कशन करना, एक दूसरे से संवाद करके और विभिन्न जो है हमारे विषय थे, उन विषयों पर हम आपस में प्रश्न पूछते थे। तो एक बहुत अच्छा उससे हमें अनुभव हुआ। और जब मेरिट आई तो उस स्कूल से हम 5 लोग अंतिम रूप से चयनित हुए। 5 में मेरा नंबर जो है मेरिट में 110वां था। प्रधानाध्यापक के रूप में जब मुझे नागौर जिले में मकराना के पास बूरसू एक गांव है, वहाँ पदस्थापन दिया गया और उसके बाद जो एक शिक्षक से एक प्रबंधक के रूप में, एक मैनेजर के रूप में जो दायित्व मिला, वो अपने आप में एक अलग तरह का था। उसके बाद निरंतर आगे बढ़ता रहा और प्रधानाध्यापक से चूंकि बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, विद्यार्थियों की भी रहती है, अभिभावकों की रहती है, शिक्षक साथियों की रहती है, तो उन सब चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए 1 साल बाद ही यहाँ जोधपुर जिले में वापस पदस्थापन हुआ। भोपालगढ़ में अरटिया कल्ला गांव है, वहाँ पर 94 से 97 तक मैं प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर रहा और न केवल विद्यालय विकास के लिए, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर वहाँ प्रयासरत रहा। मेरा गांव जबकि वहाँ बिल्कुल पास में था, 10 किलोमीटर दूर था, मैं परिवार सहित उस गांव में रहा और नियमित कक्षाएं चलाना, शाम को खेलकूद की गतिविधियां संचालित करना। मैं खुद विद्यार्थियों के साथ शाम को वॉलीबॉल खेलता था और उस जमाने में 3 सालों में वहाँ परीक्षा परिणाम जो थे मेरे 95, 98 और 100, 10वीं कक्षा के ये परीक्षा परिणाम दिए। और गांव में उस जो छोटा सा गांव था, ज़्यादा आय के साधन नहीं थे, 15 लाख का जन सहयोग उस जमाने में गांव से हमें
मिला स्कूल के विकास के लिए। सरकार की योजना थी 5 लाख अगर आप जमा कराओ तो स्कूल को 10वीं से सीनियर सेकेंडरी क्रमोन्नत कर देंगे। मैंने गांव के लोगों के, बुजुर्ग लोगों की बुला करके उनकी मीटिंग ली, उनको समझाया और बताया कि भाई जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आपका विद्यालय जो क्रमोन्नत होना संभव नहीं है, अगर ये आप रास्ता अपनाते हो तो आपका विद्यालय जल्दी से क्रमोन्नत हो जाएगा। गांव के लोगों ने हाँ भरी और यही कहा कि साहब आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने कहा भाई पैसे देने वाले आपके गांव के लोग हैं, पैसा लेने वाले आप हैं, मेरी क्या ज़रूरत है। आपके चलने से लोगों को भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा। और मैं उनके साथ गया, लेकिन स्कूल समय में नहीं। स्कूल समय से पहले 7, सवा 7 बजे हम घर छोड़ देते थे और 10:30 का स्कूल का समय था, 10:15 बजे वापस मैं अपनी स्कूल में पहुंच जाता था। हमने लगभग 1-1.5 माह में वो राशि गांव के हर घर घर ढाणी ढाणी जा करके इकट्ठी की। इसी तरह से मैंने अपने गांव के लोगों को मोटिवेट किया। हर रविवार को मैं अपने गांव जाता और वहां हमने 3 लाख रुपए इकट्ठे करके हमारे गांव का जो स्कूल मिडिल तक का था उसे सेकेंडरी में क्रमोन्नत कराया। उसके बाद मैं जब यहाँ जो स्कूल सीनियर सेकेंडरी हो गया तो जोधपुर आ गया और 2 महीने बाद ही यहाँ मुझे आदेश मिला मेरे गांव में नौकरी करने का। मुझे मालूम ही नहीं चला कब गांव के लोग गए डायरेक्टर साहब के पास बीकानेर और उन्होंने झूठे मेरे साइन करके एप्लीकेशन दे दी और के साहब ये आना चाहते हैं। ऑर्डर आया जब मैं, क्योंकि मैंने मेरा परिवार यहाँ शिफ्ट कर लिया था जोधपुर में, तो फिर मैंने अपने गांव में 4 साल सेवाएं दी। कुछ नहीं था विद्यालय में, उस स्कूल को 0 से पूरा शुरू किया। यहाँ तक कि अब आप शिक्षक साथी हैं, आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। वहाँ जो प्रधानाध्यापक जी और पीटीआई जी थे वो निकट गांव के थे और उनका काम क्या था, आज गांव में कहाँ हताई है। हताई का मतलब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है कि जयपुर साइड के लोगों को ये बात पता नहीं होगी। हताई का मतलब समझते हैं आप लोग? हताई का मतलब होता है गांव में खाना या मीटिंग होती है, छोटी सभा होती है जिसमें अफीम का चलन होता है। तो दोनों का यही काम था, किसी को फेल करते नहीं थे। गांव के लोग खुश थे कि हमारे यहाँ से 8वीं तक के बच्चे कोई फेल नहीं होते हैं। आगे उनको 9th में एडमिशन लेने में भी दिक्कतें आती थी। उस वातावरण को बदलने में मुझे बहुत एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा, अपने लोगों से विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि कभी किसी को फेल करते ही नहीं थे। अर्धवार्षिक परीक्षा आई तो मेरी बेटियां अपनी स्कर्ट के अंदर लिख करके लेके आई नकल के लिए, और लड़के पता नहीं क्या क्या, आपको ताजुब होगा, वो जो आयरन सीट की टेबल फर्नीचर मैंने बनवाया था बच्चों के बैठने का, चुंबक से उन्होंने नकल के कागज नीचे से चिपका दिए। नकल का कागज नीचे रख के उसके ऊपर वो जो मैग्नेट आता है, मैग्नेट उसके बीच रख दिया तो पेपर रह गया बीच में, उससे मैग्नेट से चिपक गया। मतलब क्या क्या नहीं उन्होंने बच्चों ने किया। मैंने उनको हर तरह से डांट के, फटकार के, प्यार से और सभी तरह से उनको समझा बुझा के और मैं पटरी पर लाया। कई अपनों के बीच कई तरह के आरोप झेलने पड़ते हैं, कई तरह की जो है ना मिथ्या बातें जो होती है, ऐसे लोग झूठ फैलाने वाले भी होते हैं, उनसे भी संघर्ष किया। गांव में अफवाह फैला दी कि साहब इस वर्ग के लोगों को तो इन्होंने जानबूझ करके फेल कर दिया और अपने लोगों को सबको पास कर दिया, तो उसका भी संघर्ष किया। फिर जब पदोन्नति हुई मेरी 4 साल बाद उस स्कूल से, और प्रिंसिपल के रूप में रहा मैं 1 साल, और अगले ही साल 2002 में मुझे जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जोधपुर के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। अलग थोड़ा मैं समय ले रहा हूं आपका, लेकिन आपको कुछ बातें जरूरी है बताना चाह रहा हूं। यहाँ आया जब मेरे मन में, जैसे अभी कुछ बच्चे यहाँ बोल रहे थे, उनके मन में कई तरह की झिझक थी, कई तरह के, मेरे मन में भी यह था कि मैं जिला स्तर पर किस तरह से काम कर पाऊंगा, और लेकिन दृढ़ विश्वास था और अपने आप पे भरोसा था। मैंने कभी संकोच नहीं किया अपने से छोटे साथी से बात करने में, अपने से छोटे साथी में से सीखने में, चाहे वो बाबू हो चाहे अधिकारी हो। हमेशा ये प्रयास किया कि किससे क्या मिल सकता है, और सदैव खुद अध्ययनशील रहकर सेवा में आने के बाद भी
जो विभागीय नियम है, विभागीय जो प्रक्रियाएं हैं, उनको गहनता से पढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। कई उतार चढ़ाव भी आए जीवन में, ट्रांसफर्स भी हुए, एपीओ भी किया गया, किसी गुनाह के लिए नहीं, महज सरकार बदलने के कारण कि ये वो है, ये फला है। खैर उससे भी कभी हतोत्साहित नहीं हुआ और जहां भी जो अवसर मिला, बीकानेर जिले में भी प्रिंसिपल के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो ये नहीं कि भाई मुझे सजा के तौर पर यहाँ बीकानेर लगाया है तो मैं स्कूल देरी से जाऊं या जाकर के बैठ जाऊं, कभी नहीं। सब स्टाफ से पहले स्कूल में पहुंचता था और छुट्टी होने के बाद वहां से निकलता था। नहीं तो अगर मैं ढिठाई धार लेता, मारवाड़ी में कहते हैं ना, तो कौन कहने वाला। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर सबको देखता है। और जैसे अभी आप टीवी में देख रहे हैं ना, इसी तरह से जैसे सीसीटीवी में देखते हैं आप, सारी हमारी जो घटनाएं हैं उसमें कैद हो जाती है। तो उस परमात्मा के जो परमेश्वर के जो सीसीटीवी है वो 24 घंटे ऑन रहते हैं, ना तो कभी उनकी लाइट जाती है और ना यहाँ कंप्यूटर के माउस की तरह आप उसको कुछ एडिट कर सकते हो। और इस जन्म में किए गए कर्मों का लेखा जोखा इस जन्म में चुकाना पड़ता है। आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ विशेष रूप से, आप ये नहीं ले कि अब आप इस तरह से हमें कैसे कह रहे हैं, अधिकार पूर्वक, क्योंकि मैं आपके परिवार का एक मुख्य सदस्य हूं। साथियों, इस संकल्प के साथ जाएं कि हम अपने परिश्रम से इस राष्ट्र के लिए कुछ कर जाएं, राष्ट्र की पीढ़ी को कुछ दे जाएं, क्योंकि जो भी परिवर्तन होते हैं वो शिक्षक के द्वारा होते हैं। समाज में और राष्ट्र में जो कुछ होता है उसका मूल सूत्रधार शिक्षक होता है। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से और आपके कार्य करने के ढंग से आने वाली पीढ़ी सीखती है। आने वाले जो हमारे राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी है वो आपसे सीखती है। तो आपका संस्कार जो है उनमें प्रतिबिंबित होता है, आपका व्यवहार उनमें प्रतिबिंबित होता है। इसलिए आपका व्यवहार हमेशा गरिमामय होना चाहिए। कई मेरे शिक्षक साथी बात करते हैं कि साहब शिक्षकों से ऐसी क्यों अपेक्षाएं की जाती है। मेरा ये कहना है कि आप अन्य लोगों से हटकर हैं। हम कई बार तुलना करने लग जाते हैं कि साहब पटवारी गांव में 15 दिन से आता है या 10 दिन से आता है, उसे कोई नहीं कहता, और जो ग्राम सेवक है वो ऐसा करता है या फला व्यक्ति ऐसा करता है। हम अपने से घिरे हुए लोगों का या ऐसे गलत लोगों के आचरण को क्यों कोट करें। हम हमारे से जो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों से प्रेरणा लेकर के हम स्वयं ये संकल्प लें कि हम भी कुछ करेंगे। साथियों, जहाँ कठोर परिश्रम निर्णय लेने पड़े उसमें भी कभी पीछे नहीं हचका, और जहाँ पुरस्कार देने की बात आई, जहाँ शाबाशी देने की बात आई, तो वहाँ भी मैं कभी पीछे नहीं रहा। आपको बताना चाहूँगा, गलत काम करने वाले चाहे वो कितने बड़े क्यों न हो, उनको भी कभी नहीं छोड़ा। 2011-12 की बात बता रहा हूँ। कुछ निजी विद्यालयों ने हमारे यहाँ विद्यार्थियों को गुमराह करके, जिसने 8वीं पास करने के बाद कभी स्कूल नहीं गया, उसे सीधा 10वीं का बोर्ड का फार्म भरा दिया फर्जी टीसी बना करके। जिसने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, उसका बोर्ड का फार्म भरा दिया 12वीं का। ऐसे स्कूलों की 8 स्कूलों की हमने मान्यता जो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की थी वो निरस्त कराई। मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट में जब हमने सारा रिकॉर्ड पेश किया तो कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन पास किए। कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना से कार्य नहीं किया और कभी किसी अन्य अनुचित लाभ के लिए कभी आज कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता है। इतने लंबे समय में मुझे यहाँ विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर रहने का अवसर मिला और सदैव ईश्वर से एक ही बात कहता कि मुझसे कोई गलत काम नहीं हो जाए, और सदैव सजगता के साथ कार्य करने का प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक व्यक्ति के जीवन में जो लौकिक सुख होना चाहिए वो परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिए। वैसे सुखों की कोई सीमा नहीं होती है। एक साधारण से परिवार से मैं यहाँ आया और आज जो अपनी पहचान बनाई, तो उसका केवल और केवल कारण है अपने परिश्रम के बल पर, अपने कार्य के बल पर। साथियों, 2022 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के कारण राजकीय नियमों के अंतर्गत मेरा सेवानिवृत्ति हो गई थी और राज्य सरकार ने
मेरे कार्य को देखते हुए, मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे नियमों में प्रावधान है 1 वर्ष की सेवा अवधि का, मुझे 1 वर्ष के लिए पुनः उसी पद पर, संयुक्त निदेशक के पद पर रखा और इस बार पुनः अब 1 वर्ष और मेरा सेवा विस्तार किया गया है। मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं जिस क्षमता से पहले काम कर रहा था उस क्षमता से अधिक अगर कार्य करूं तब तो उसकी सार्थकता है। अन्यथा जिन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करूंगा इस अवसर पर, क्योंकि उनके यहाँ के सेवा काल में जब से वो यहाँ रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पर, उनके सेवा काल में मुझे यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और अन्य कार्यालयों में काम करने का जो अवसर मिला, तो मेरे कार्य की जो पहचान है उन तक भी थी और उन्होंने मुझे यहाँ सेवा विस्तार दिया। सेवारत अवधि में भी कई बार लोगों ने कई झूठी शिकायतें की और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उसकी एक भी गलती है तो वो पद पर नहीं रहेगा। तो ये भरोसा, ये विश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सबसे भी मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, इसे आप अपना अंतिम पड़ाव न समझें। आप जैसा अभी वो बिटिया कह रही थी अपनी माँ के लिए कि मैंने मम्मी को कहा है कि ये चयन कोई अंतिम चयन नहीं है, तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा साथियों, आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ें और जिस क्षेत्र में भी जाएं अपने कर्म से, अपने कार्य से अपनी पहचान बनाएं। पर एक बात का जरूर ध्यान रखना, ये हमारे यहाँ है, मैं जिसको नियमित रूप से देखता हूँ, भोगता भी हूँ, नौकरी ज्वाइन करेंगे दूसरे दिन ही आ जाएंगे, साहब मैं तो आरएस का कंपटीशन दे रहा हूँ, मेरा डेपुटेशन कर दीजिए। ठीक है, वो विद्यार्थी सफल नहीं हो सकते। जो दूसरों का हक मारकर, जिन बच्चों के लिए सरकार ने आपको रखा है, जिन बच्चों के लिए आपकी सेवाएं हैं, वो सेवाएं पहले उन्हें दें और फिर आप साथ में अपनी तैयारी करें। तो निश्चित रूप से हम ये सोचते हैं कि दूसरों का भले ही नुकसान हो जाए, मेरा भला हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। आप इस बात को गांठ बांध लें और निश्चित रूप से कहा भी गया है, जो दूसरों का भला करते हैं, जो दूसरों के हित के लिए सोचते हैं, उनका हित, उनका भला स्वतः होता है। आप देख लीजिएगा, आपके सामने निर्मल जी ने, जैसा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ, व्यक्ति से जानता हूँ, इनके पिताजी हमारे विभाग में वरिष्ठ अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर थे और आज आप देख लीजिएगा, इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। दावे के साथ कहते हैं हम, चाहे कितने ही कुछ आरोप लगा दे लोग। यहाँ हमने ऐसी संस्थाओं को भी देखा है जो लोगों को झूठे आश्वासन देकर, झूठा भरोसा देकर, झूठा विश्वास दिलाकर उन्हें जो है अपने केंद्र पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कोई गलत आश्वासन किसी को हमने देते हुए नहीं सुना, न कभी किसी ने आज तक शिकायत की साहब हमसे फीस ले ली और हमें पूर्ण सेवाएं नहीं दी, या इस तरह से हमारे साथ धोखा हुआ, या हमारे साथ इस तरह का कपट किया, छल किया। जीवन में सच्चाई है वो ही सदैव आगे रहती है और झूठ जो है उसके कहते हैं ना पाँव नहीं होते हैं, और झूठ काट की हांडी कहते हैं ना, एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ती है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा साथियों, परिश्रम के अलावा सफलता का और कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट जीवन में कभी मत अपनाना। बहुत सारे उदाहरण आजकल आप देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं और विभिन्न मीडिया से भी आपको पता है, आपको प्रलोभन देने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। मैं आपका ये करवा दूंगा, मैं आपका ये करवा दूंगा। कभी झूठे झांसे में नहीं आए, प्रलोभन में नहीं आए। आगे के लिए भी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, आपको जो जिला आवंटित हो गया है और आगे की आपकी काउंसलिंग का कार्यक्रम भी आप तक पहुँच गया है और आपको किसी के यहाँ हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी के यहाँ नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना विद्यालय काउंसलिंग के माध्यम से मिलेगा और इसके लिए मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नरेश पाल गंगवार साहब को। उन्होंने विभाग में बहुत सारे नवाचार किए थे जिसमें से ये काउंसलिंग भी एक सिस्टम था। हो सकता है शुरुआत में कुछ इसमें जब व्यवस्था में
नई नई तकनीक आई थी तो कुछ कोई छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हुई थी, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ 1% भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई किसी के साथ पार्शियलिटी कर ले, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी का भाई क्यों न हो, चाहे और किसी का कोई कितने बड़े अधिकारी हो, चाहे किसी का कोई रिश्तेदारी क्यों न हो। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान इस बात का रखना है कि जो रिक्त पद है उनमें आपको अपनी प्रायोरिटी पहले तय कर लेनी है, ताकि उसके अनुसार आप उस समय हड़बड़ी में गलत विद्यालय चयन नहीं कर लें। सिमिलर नाम के, समान नाम के जो स्कूल होते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। हमारे यहाँ एक हो गया, नाम से नहीं बताऊंगा, वो निर्मल जी जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से, तो उनका व्याख्याता में चयन हुआ, बीकानेर में काउंसलिंग हुई, आज से 6 साल पहले 7 साल पहले की घटना है ये। बीकानेर में काउंसलिंग के लिए बुलाया उन्हें, उचियारडा, जोधपुर जिले में एक उचियारडा है जगह, उचियारडा बिलाड़ा के पास है, और एक उचियारडा जोधपुर से जस्ट 5 किलोमीटर पे है। उस उचियारडा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा के 4-5 किलोमीटर आगे ही उचियारडा है, वहाँ पे है। उन्होंने खुशी खुशी उचियारडा भर लिया और फिर बाद में आए, आदेश निकला मेरे पास दौड़े दौड़े आया कि मैंने तो उचियारडा मांगा था, इसमें उचियारडा बिलाड़ा लिखा हुआ कैसे आ गया। मैंने कहा उचियारडा बिलाड़ा ही है, जोधपुर वाले उचियारडा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक काउंसलिंग हुई थी यहाँ, वो तो पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। उस काउंसलिंग में उस शिक्षिका ने गलती से स्कूल का जो चयन किया वो एक सिमिलर नाम का था, और वो स्कूल उसने चयन कर लिया, जबकि वो दूसरे ब्लॉक में पड़ता है। उसने वो ब्लॉक आगे वो देखा नहीं, उसका कोड देखा नहीं। हर स्कूल का हमारे यहाँ NIC कोड है, उस कोड को ध्यान में रखना जरूरी है। तो आप लोगों से मेरा विशेष रूप से ये कहना है, किसी के बहकावे में नहीं आए, झूठे झांसे में नहीं आए, और अपने जो पहले दिन आपको सूची मिले उस सूची से अपनी सुविधा के अनुसार आपको लगता है कि ये विद्यालय मेरे लिए निकटतम है, ये विद्यालय अच्छा है, रोड पर है या आवागमन के साधन है, तो उसका आप पहले से ही प्रायोरिटी के नंबर लगा के चयन करें, ताकि लास्ट मोमेंट में आपको हड़बड़ी में गलत स्कूल चयन नहीं करना पड़े। काफ़ी समय लिया, मैं विशेष रूप से आभार ज्ञापित करूंगा निर्मल जी का कि मेरे जो नए शिक्षक आज यहाँ एक साथ इनसे मिलना हो गया और अपने अनुभवों को मैं इनके साथ शेयर कर सका। साथियों, कभी भी जीवन में निराशा का भाव नहीं रखें, ईश्वर जो करता है सदैव अच्छे के लिए करता है, और जो कोशिश करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उन्हें जीवन में कभी निराशा नहीं देखनी पड़ती है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ, और एक ही संकल्प के साथ आप यहाँ से जाएं कि आप अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी को हमारे जो भारतीय जीवन मूल्य है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उससे परिचय कराएं। क्योंकि अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है, बहुत संक्रमण का समय है। हम लोग जिस तरह से अंधानुकरण कर रहे हैं हर क्षेत्र में, वो हमारे लिए बहुत दुखदायी हो रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा मोबाइल, इस मोबाइल के दुरुपयोग के कारण जो जिस तरह से हमारी पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, उसे बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज चर्चा होती है AI की, मैं इस अवसर पर 1 मिनट और लूंगा। AI की चर्चा हो रही है, लेकिन साथियों आप लोग सजग रहे, आप लोग अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि AI आएगी, लेकिन आपके विकल्प के रूप में नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षक का कभी विकल्प कोई अन्य साधन नहीं हो सकता। पर इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी सार्थकता साबित करनी होगी। मैं आपको इसका एक दृष्टांत भी दूंगा। नई शिक्षा नीति आई थी जब 1986 में, सभी सेकेंडरी स्कूल, सभी माध्यमिक विद्यालयों में एक प्रयोगशाला सहायक और एक लाइब्रेरियन का पद जो है सरकार ने स्वीकृत किया था। अब आपको एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। वो पद इसलिए स्वीकृत किया था कि नई शिक्षा नीति में विज्ञान और इनको बढ़ावा देने की बात थी। उन लोगों ने क्या किया,
12th पास करते ही सीधी नौकरी लग गई लैब असिस्टेंट के रूप में, 12th और लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करते ही नौकरी लग गई। और स्कूलों में जो उनको अपनी सेवाएं देनी थी वो सेवाएं नहीं दी, और कोई चुनाव के नाम से, कोई अन्य किसी कार्यों के नाम से, और डेपुटेशन पे जाके बैठ गए। जब विभाग के द्वारा इस बात के लिए जानकारियाँ जुटाई गई, जो फीडबैक लिया गया, जब इस तरह की बात गई, धीरे धीरे वो सारे पद जो है समाप्त हो गए, क्योंकि उनकी सार्थकता नहीं थी। अगर सार्थकता होती तो जो संस्था प्रधान है वो भी अवगत कराते, विद्यार्थी कराते, अभिभावक उसके लिए संघर्ष करते, कहते कि ये पद नहीं टूटना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अपने पद की सार्थकता को खो दिया, तो यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ साथियों, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह जाएं, देखिए जगह कोई महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, महत्वपूर्ण उसका कार्य होता है। और ऐसे गरीब की सेवा करना जिनकी, जैसे मान लो कहीं कि गांव में ढाणी में ड्यूटी लगी है, तो उनके लिए आपका जो परिश्रम है वो अपने आप में एक अनूठा है। इसलिए आप इस बात से भी नहीं घबराएं कि मेरे को तो बहुत रिमोट में लगा दिया। आप वहाँ उन बच्चों की अगर सेवा करेंगे तो उनके आशीर्वाद से, उनके अभिभावकों की शुभकामना से निश्चित रूप से आपको अच्छा स्थान भी मिलेगा। ये मेरा व्यक्तिशः अनुभव है। मैंने आपको बताया ना कि मुझे जैसे प्रताड़ित करके एपीओबी किया और फिर बीकानेर में लगा दिया, वापस अवसर मिला। और तो यही बात है, न तो हमें हतोत्साहित होना है और न अति उत्साही भी होना, इस बात का भी ध्यान रखना है। मेरे तो सब वो है, मैं क्या, कोई मेरा क्या कर सकता है, नहीं। समय ऐसा है, वो अपने आप जो है सबका समाधान करता है। बहुत बहुत आभार भाई निर्मल जी का, तरुण जी को भी बहुत बहुत बधाई, और सभी उत्कर्ष टीम को कि मुझे मेरे साथियों के बीच अपने अनुभव शेयर करने का एक अवसर दिया और एक नई प्रेरणा देने का, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शक के रूप में संबोधित करने का मुझे अवसर दिया। आपको कोई किसी तरह की शंका हो, निश्चित रूप से आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है। हो सकता है किसी बैठक में हूँ या अन्य काम में नहीं हूँ, काम में व्यस्त हूँ तो मैं जवाब नहीं देता हूँ, अन्यथा मैं अननोन नंबर का भी जवाब देता हूँ। ये नहीं कि मैं केवल जो मेरे पास फीड है नंबर उन्हीं का जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं। और यथासाध्य मैं प्रयास करता हूँ कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। मैंने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ काम किया, कभी किसी के प्रति कोई इस तरह की पहले से एक पूर्व धारणा नहीं बनाई कि ये ऐसा है, ये वो वैसा है, कभी नहीं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी मैं यथासाध्य जो सेवा कर सकता हूँ, जो उसको रास्ता बता सकता हूँ, बताने का पूरा प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी सांखला का कि जीवन अनुभव इनके हमें बहुत कुछ सिखाएंगे और इनकी प्रेरणा से हम जिस कार्य में आज मनोनीत हुए हैं उस कार्य को और अच्छे से निभाएंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह निर्मल सर ने सर को भेंट किया और आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद अर्पित किया। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हम सबके प्रेरणा स्रोत, जिनसे लगातार पिछले 7 वर्षों से मैं सीख रहा हूँ किस तरह अध्यापन में मैं बेहतर हो सकता हूँ, किस तरह मैनेजमेंट में बेहतर हो सकता हूँ, किस तरह मैं एक व्यक्ति बेहतर हो सकता हूँ। और आज के इस मौके पर मैं चाहूँगा कि वो आप सबको भी संबोधित करें और आपके जीवन यात्रा में जो आने वाले पल हैं उसे आप किस तरह विद्यार्थी हित और समाज हित में बेहतर बना सकते हैं वो हमें बताएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है उत्कर्ष के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का। कैसे आप सब? कितने बजे आ गए थे आप? 12-1 बजे तक। तो लगभग 3 घंटे से ऊपर हो चुका है और 3 घंटे से ऊपर आप पूरी तन्मयता के साथ धैर्य पूर्वक सबको सुन रहे हैं। इसके लिए आप अपने सम्मान में एक जोरदार ताली बजा दीजिए। अक्षय सर ने लिखा है कि सर इनको जाते समय अच्छा प्रसाद का पैकेट भी देंगे, इनको याद दिला देना। मतलब सर आप मेरे भाषण से पहले लालच दे रहे हो इनको कि 15-20 मिनट और सुन ले। इनको डाउट है, अक्षय सर को डाउट है कहीं चले नहीं जाए। छोटे भाई की तरह है ना, तो सोचते हैं ज़्यादा। तो आने वाली परीक्षाओं में आपकी सफलता
आपको शिरोधार्य करे, उसके लिए विशेष प्रकार के मंत्रों से मंत्रोच्चारित एक प्रसाद जो है उसका पैकेट आपको दिया जाएगा। और न केवल आपको खुद को उसमें से प्रसाद लेना है, आपके रूम में, घर परिवार में अगर किसी को सफलता चाहिए तो उसको भी लेके देना है कि देखो ये सफलता मूलक मंत्रों से मंत्रोच्चारित विशेष प्रकार का प्रसाद उत्कर्ष से मिला है और इसको खाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सही है कि नहीं? कौन कौन बहुत दूर से आए हैं बताओ? उत्तर प्रदेश से कौन कौन आए हैं आप में से? एक है। हरियाणा से? ये दूर तो उन्हीं को मानेंगे ना, राजस्थान वाले तो सब अपने ही हो, आस पास के हो, तो फिर दूर का है क्यों है? अच्छा, किस किस को अब जाने की उतावल है? उतावल है मतलब उतावल है मतलब वो एक तो बिना प्रसाद लिए भी जा सके, इन मतलब वो तो नहीं है ना। अब प्रसाद सुनते ही सर अब 15 मिनट वाली एनर्जी तो हो गई है। 13 सितंबर 2002 को उत्कर्ष संस्थान की स्थापना हुई थी मित्रों, और एक छोटा सा बीज उस समय जो बोया गया था आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। जीवन की यात्रा जो है वो कहां कहां पर ले जाएगी ये आपको भी नहीं पता होता है, ये सब परमात्मा अपने आप ही उसको चलाता रहता है। आप में से कई लोगों ने अपनी स्टोरी जो साझा की या कई लोगों के मन में जो स्टोरी होगी, कई सारे झंझावात आएंगे। ये BSTC किया, आपने रीट का एग्जाम दिया, शिक्षक भर्ती किया, ये केवल स्टेप है, अंतिम मंजिल है क्या ये बताइए? नहीं है। और आप सबको जान के बहुत गर्व होगा कि उत्कर्ष में RS के अलावा पहली बार कोई चयनित विद्यार्थियों का, किसी भी प्रकार के चयनित विद्यार्थियों का इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने कहा अरे बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, करिए उसको। मतलब एक प्राथमिक शिक्षकों का सम्मान होना, क्योंकि 5वीं कक्षा आपने तो शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा है, एक बालक को प्रारंभिक की कक्षाओं में जो कुछ भी उसको बना दिया जाए वो जीवन भर उसकी छाप जो है उसके मन मस्तिष्क में रहती है। और आपके इस लाइव कार्यक्रम को बहुत सारे लोग देख रहे हैं लाइव। अभी मैं बैठे बैठे जस्ट एक कमेंट देख रहा था तो एक कमेंट आया कि मुझे बहुत खुशी है, लाइव में मुझे बहुत खुशी है, आज इस कार्यक्रम में मेरी छोटी बहन प्रेम कंवर राठौड़ को सम्मानित किया गया, उनका रीट परीक्षा में सिलेक्शन हुआ। कोई जसवंत सिंह जी राठौड़ ने किया। कौन है? प्रेम? आप है? देखो, मतलब आपके सब लोग जो है रिश्तेदार और देख रहे होंगे तो भैया इनका चेहरा जो है थोड़ा झूम कर करके दिखाते रहना भी थोड़ी देर तक बीच बीच में, ठीक है? और जब तक मैं चर्चा करूं तब तक वो प्रसाद का पैकेट भी सबको मिलता रहे धीरे धीरे। तो किसी को कोई भूख लगी है तो बीच में से निकाल के जो चीज पसंद आए तो बाकी तो घर पे देना, लेकिन चख भी लेना बीच में। आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी कि आप जिसके सामने अभी बैठे हैं उसके पिताजी भी STC किए हुए हैं, STC करके वो टीचर बने। और बहुत लंबे समय बाद में उन्होंने B.Ed किया। जब मैं खुद सेकेंड ईयर में था तब वो डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन होता है ना कोटा, वहां से उन्होंने B.Ed किया। और अभी एक बच्ची बता रही थी ना कि माताजी को छोड़ने के लिए जाती थी, तो मुझे एकदम ध्यान आ गया, मैं भी पिताजी को जब B.Ed की क्लास थी तो अपने स्कूटर पे बिठा के उनको छोड़ने के लिए जाता था। और पिताजी ने पूरा जीवन, आप लोग देखिए, जो पाया है एक तो उसका आनंद लेना है। कुछ लोग जीवन भर दुखी दुखी रहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा ये हो जाएगा तो मुझे मजा आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ये आपने भी अभी महसूस कर लिया। 5-7 दिन 10 दिन हो जाएगा, कर लेगा, अभी अलग प्रकार के टेंशन चलेंगे, कहां पे पोस्टिंग मिलेगी, कैसे उसको जाएंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सब चलता रहता है। जीवन के अंतिम लक्ष्य आप सोचो कि मैं प्राप्त कर लूं और तब मैं मजा लूंगा, तो वो तो फिर मृत्यु के बाद ही होने वाला है, उसके पहले नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप सेलिब्रेट करिए, अपनी खुशी को मनाइए, पूरे आनंद के साथ में मनाइए। नहीं तो इस मन के पीछे भागते रहे ना, क्योंकि मन जो है, जो मिल गया ना उसको मन में मजा नहीं है, जो नहीं मिला ना मन को वो चाहिए। अब बचपन से लेके अब तक का सफर देख लेना भले,
जिसको साइकिल नहीं है, जिसके पास में, उसको साइकिल मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जब साइकिल मिल गई तो 15-20 दिन, महीने भर में मोह साइकिल का खत्म। अब उसका मन मोटरसाइकिल में लगेगा। मोटरसाइकिल में हो गया तो मन लगेगा उसका कार में। कार में हो गया तो छोटी कार है तो उससे बड़ी कार चाहिए, और बड़ी कार चाहिए, ब्रांडेड कार चाहिए, है ना। तो आप सबको ऐसा नहीं बनना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी शिक्षक हैं, बच्चों को प्रेरित करना है और अपने बच्चों को ध्यान रखिएगा, प्रोडक्टिव बनाना है, प्रोडक्ट नहीं बनाना है। क्या बनाना है? प्रोडक्टिव बनाना है। और प्रोडक्ट और प्रोडक्टिव में फर्क क्या है? आपका बच्चा जो आप पढ़ाओ वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर बने, RS ऑफिसर बने, कुछ भी बने, लेकिन एक अच्छा इंसान तो आप सब उसको बनाना। पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनाना। 2 छोटे छोटे केस मैं आपको बताता हूं। मुंबई के अंदर आशा साहनी, आप गूगल पे सर्च करना, आशा साहनी। आशा साहनी विडो थी, अपने बेटे को खूब जबरदस्त शिक्षा दी, उसको IIT की पढ़ाई उसको कराई, IIT में उसका चयन हो गया, IIT में सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद में उसको बहुत बड़ा पैकेज मिल गया, वो अमेरिका चले गया। अमेरिका जाने के बाद में वो कभी कभी माँ को फोन करता, जो बांट रहे ना, आवाज नहीं करनी है, बिल्कुल भी आवाज किसी को नहीं करनी है ना, बैठे हुए भी आवाज किसी को नहीं करनी है, उनको शांति से अपना काम करने दो, ठीक है, आप अपना ध्यान इधर रखो। फिर 2 महीने बाद में कॉल करता आशा साहनी का बेटा उसको, कभी फिर 6-6 महीने का गैप हो गया, एक बार कुछ लंबा गैप हो गया। उस लंबे गैप के बाद में वो मुंबई आया, और मुंबई में सोचा कि कोई काम से आया था, सोचा फ्लैट जाके देख लेता हूँ, माँ के हालचाल भी पूछ लेता हूँ, फ्लैट की भी खैर खबर देख लूंगा। गया, फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, खुल नहीं रहा था। दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, कारपेंटर को बुला के दरवाजा तोड़वाया। भीतर गए तो क्या देखा कि एक पलंग के ऊपर एक कंकाल है। उस कंकाल की फोरेंसिक जांच करवाई गई तो पता चला कि वो उसकी माँ का कंकाल है, जो लगभग 1.5 साल पुराना है। शिक्षा के बारे में सोचने की जरूरत है, शिक्षा किस दिशा में जा रही है। राजकोट की जयंती बहन का निधन हो गया था। निधन के 10 दिन बाद में सारे बड़े न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे खबर मिली कि जयंती बहन का हादसा नहीं हुआ, दुर्घटना नहीं हुआ, उसकी हत्या हुई थी। बेटा प्रोफेसर उसका राजकोट के अंदर, माँ को ब्रेन हेमरेज है, कौन उसकी रोजाना सेवा करे, खर्चा भी हो रहा है उसके ऊपर। तो CCTV कैमरे में पूरी फुटेज उसकी रिकॉर्ड है कि उसको पकड़ के माँ को और सूरज को आज अर्घ्य लगाते हैं, ऐसा करके पकड़ के उसको मुश्किल से ही सही लेकिन छत के ऊपर ले जाता है, और छत के ऊपर ले जाके उसको धक्का दे देता है नीचे। जयंती बहन राजकोट नाम सर्च करना, आशा साहनी मुंबई सर्च करना, हजारों ऐसे उदाहरण हैं। आप सभी देश के भावी कर्णधार हैं। प्रेमचंद जी सांखला ने कुछ लंबा जरूर बोला होगा, लेकिन एक शिक्षक का जीवन का अनुभव जो है वो अपने आप में विलक्षण होता है। वो घंटों अगर बोलेंगे, आपने अगर उनका बोलते समय उनका भाव अगर महसूस करा, बहुत अच्छा वक्ता नहीं होगा हर एक में से आप में कोई, लेकिन हर एक की कहानी आपने उनकी बातचीत से महसूस किया कि उन्होंने पूरी जीवन भर निष्ठा के साथ में काम किया, पूरी जीवन भर निष्ठा के साथ काम किया, किसी से डरे नहीं, झुके नहीं। हमेशा किसी का भला करना है तो सही तरीके से भला कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने हमेशा काम किया। इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है वो उनका लेके रहा। और देखिए किस प्रकार से एक शिक्षक से रहते हुए, व्याख्याता बनते हुए और ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन के रूप में जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं। आप भी इसको समझना कि अभी आपका रीट लेवल 1 में चयन हुआ है, आप शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षा के अंदर आपका चयन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन भर हमेशा इसी में रहोगे। और आप कम से कम बेरोजगारी के ठप्पे से बाहर निकल गए, इसकी खुशी मनानी है, सबको आनंद लेना है इसका। और एक बार बेरोजगारी के ठप्पे से बाहर निकल गए तो अब आप बीएड भी कर सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग से अब भी होती है। और कई लोग तो होंगे आप में से, कौन कौन है जिन्होंने बीएड किया हुआ, हाथ खड़ा करो। देखिए काफी लोगों ने किया हुआ है। आप बीएड कर सकते हो, आप आरएस की तैयारी कर सकते हो, लेकिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए करना साथ साथ। एक अच्छा शिक्षक बनना, बुरा शिक्षक मत बनना। और अच्छा शिक्षक कौन, बुरा शिक्षक कौन होता है, तो आप आंखें बंद करके 10 मिनट भी विचार मंथन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा।
जो बचपन में आपको नकल करवाता था उस समय आपको अच्छा लगता था, लेकिन आज की तारीख में देखना आपके लिए वो बुरा शिक्षक है। जो आपकी अनुशासनहीनता पे आपको नहीं डांटता था वो अच्छा शिक्षक नहीं है। जो शिक्षक जो आपके सामने गुटखा खाता था, बीड़ी सिगरेट पीता था, आपके मन में उसके प्रति सम्मान नहीं रहेगा। और इसलिए मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि आपको केवल शिक्षक नहीं बनना है, आपको आचार्य बनना है। और आचार्य उसको कहते हैं जो अपने आचरण से सिखाए। आप अपने आचरण से बच्चों को जो सिखा पाओगे वो अपने आप में विलक्षण होगा, अनुपम होगा, अद्वितीय होगा। और मुझे गर्व है, मेरा पालन पोषण एक तृतीय श्रेणी अध्यापक पिताजी ने बहुत अच्छे से लेके किया, बहुत सेवा भाव के साथ में किया। उन्होंने बहुत सारे त्याग किए। मतलब अपनी स्कूल के अंदर आप सोचिए कि कोई भामाशाह नहीं है, अपने खर्चे से लड्डू देना, अपने खर्चे से बच्चों को इनाम देना, इस प्रकार से लेके हम कभी नहीं देखे कि पिताजी पूरी तनख्वाह लेके घर आ रहे हैं। और उन्होंने जो सेवा किया तो उसका फल जो है निश्चित रूप से उनको मिला। और हम मानते हैं कि हम दोनों भाइयों की सफलता में अगर बड़ा हाथ है तो हमारे माता पिताजी के संस्कार हैं। और इसलिए देखना आपकी स्थिति परिस्थिति अभी क्या होगी नहीं पता, आपके पिताजी माताजी की जो हुई उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छी आपकी स्थिति परिस्थिति होगी। और आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाली संतानों की स्थिति देखना उससे भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि आप उनके लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम तो कर पाओगे। बेसिक जरूरत जो है वो तो आप उनको कम से कम दे पाओगे। और इसलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, उत्कर्ष की 21वीं वर्षगांठ पर ये जो पहली बार सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है, और वो भी कब हो रहा है, उत्कर्ष की वर्षगांठ पे हो रहा है। वो भी कब हो रहा है, 21वीं वर्षगांठ पर हो रहा है। हमारे लिए, मैं आज का दिन जब सोचता हूं ना, बहुत भावुक दिन होता है हमारे लिए। जब 13 सितंबर 2002 का दिन याद करता हूं, उसके पहले 12 सितंबर 2002 को हम रात को पोस्टर चिपकाते हैं यूनिवर्सिटी में, कहा बच्चों को पता चले। और अगले दिन ही कोई छात्र नेता का कॉल आता है कि अगर पोस्टर नहीं हटाए ना तो कल हम आपके इंस्टीट्यूट में आके जो है हंगामा कर देंगे। तो डर के वापस अगले दिन वापस पोस्टर उतारने के लिए जाते हैं रात को। अब सोचो 13 सितंबर को उद्घाटन, रात को दोस्तों के साथ में, और पानी लगा लगा के पोस्टर चिपकाना तो आसान होता है, उतारना बड़ा मुश्किल काम होता है। उतार रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पर सब लोग हिम्मत करके अरे कोई नहीं। लेकिन उस दिन जैसे तय किया यार उत्कर्ष कभी पोस्टर नहीं चिपकाएगा। 2002 के बाद में फिर हमने कभी पोस्टर नहीं चिपकाया है, पोस्टर नहीं चिपकाना। बहुत सारे दिन समय लेके ऐसे रहते हैं। प्रारंभ में हम ही पियोन थे, हम ही सब कुछ थे। आप सभी भी जिस स्कूल में जा रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्कूल का कायाकल्प कर दिया। सरकारी स्कूल में आप अगर अपनी स्कूल में नियमित जाते हो, अच्छे से पढ़ाते हो, बच्चों पे दिल लुटाते हो, आप वहां के किसी भी भामाशाह को जाके बात करना, किसी से भी लेके बोलना, आपको संसाधनों की कमी कभी नहीं आएगी। देखना, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और एक स्कूल में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक जरूर नहीं है, एक स्कूल में यदि एक शिक्षक की अगर बहुत शानदार तरीके से अगर काम करता है, वो अच्छी वंदना करवाता है, अच्छा बोर्ड लिखता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को प्रेरित करता है, खुद के आचरण श्रेष्ठ रखता है, एक स्कूल में अगर एक शिक्षक पहुंच गया तो मान लीजिए कि उस स्कूल का कायाकल्प हो जाएगा। और मैं समझता हूं आज के दिन लगभग मेरे सामने 600 से अधिक विद्यार्थी आप बैठे हैं। जब सब शिक्षक चयनित हुए हैं तो मुझे लगता है यार कम से कम किसी एक का दो में भी आ जाएगा तो कम से कम मेरी बात सुन के, और मैं इस समय लाइव भी हूं, वीडियो भी मेरा बच्चे फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, यार जिनका भी शिक्षक में चयन हुआ है वो सभी ये तो प्रण कर ही ले कि यार ये काम तो हमें कम से कम ईमानदारी से करना है। उन्होंने कहा देखो कि आप अपनी तुलना पटवारी, ग्राम सेवक, इवन मैं कह रहा हूं आरएस और आईएएस से भी मत करना। एक शिक्षक जो होता है उस अलग ही प्रकार का उसका व्यक्तित्व होता है। शिक्षक जो होता है, एक कलेक्टर जो है, मेरे से बात हुई थी, उनका बच्चा जो है 5 + 4 बराबर उसने 11 किया हुआ था, और उसके मैडम ने उसके ऊपर राइट किया हुआ था, फटाफट में ध्यान नहीं रहा होगा, राइट किया हुआ था। और आईएएस पिता उसके बच्चा, छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा, और उसके आईएएस पिता कहते हैं कि अरे ये गलत है, 5 + 4 जो है 11 नहीं होता है, 9 होता है। तो उन्होंने कहा चुप हो जाइए पापा, आप गलत हो, मेरी मैडम जी ने यहाँ पे राइट किया है, इसका मतलब ये सही है, ध्यान रखना।
मतलब कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए इस शिक्षक का जो भाव जो है, और वो भी प्राथमिक शिक्षक का दायित्व सबसे बड़ा होता है। मैंने अपना जब करियर स्टार्ट किया था, 12th के ठीक बाद में पढ़ाना शुरू किया था, तो उस समय मैंने प्राइमरी शिक्षक के रूप में शुरू किया था प्राइवेट स्कूल के अंदर। और वो भी किसको पढ़ाता था मैं? अरुण उदय, मतलब केजी प्रेप के बच्चों को पढ़ाता था, केजी प्रेप के बच्चों। लेकिन उसको भी पढ़ाते समय बहुत आनंद आता था कि हाँ, मैं बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो आप सभी बहुत खुशी खुशी, बहुत आनंद के साथ में इस सफलता को जो है एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। और किसी को महत्व इसका कम लगे ना, तो सोचिए कि ये वही परीक्षा है जिसके लिए आपने रात दिन एक किए थे, ये वही परीक्षा है, ये वही नौकरी है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। जब आप कभी जाओ और थक जाओ रास्ते के अंदर, कभी आपका दूर कहीं पोस्टिंग है, बस में जाते जाते कभी परेशान हो जाओ, कभी घर परिवार को ताक में रख के भी काम करना पड़े, मन में ऐसा लेके कभी भाव ऐसा आ जाए, परेशानी का भाव आ जाए, पुनः सोचना अरे ये तो वही नौकरी है जिसको पाने के लिए हमने रात दिन एक किए थे। और जब ये भाव आ जाएगा अरे ये तो वही नौकरी है जिसको मैंने बहुत दिल से चाहा था, लाखों विद्यार्थियों के अंदर हमने जम के इसके लिए मेहनत की थी, ये जब भाव आ जाएगा तो देखना आप सब कुछ, सब दुख जो है, सब चीजें हैं, सब सुविधा, सब भूल जाओगे और पूरे मन के साथ में काम करने के लिए अग्रसर हो जाओगे। उत्कर्ष जो है 2023 को एकेडमिक एक्सीलेंस के वर्ष के रूप में मना रहा है। और आपको मैं बताऊं, इस एकेडमिक एक्सीलेंस के वर्ष के रूप में हमने कुल 13 काम किए हैं। सिर्फ आधे आधे मिनट में मैं 13 बातें आपको बताता हूं। उत्कर्ष में चाणक्य, हर बैच का एक चाणक्य नियुक्त किया है और उस बैच के चाणक्य की भूमिका रहेगी अपने बैच के बच्चों को चंद्रगुप्त बनाना। हर टीचर को चाणक्य की भूमिका हमने दी है। जैसे क्लास टीचर होते हैं ना स्कूल में, वैसे चाणक्य, बच्चों के टेस्ट टाइम पे हो, नोट्स उनको अच्छे से मिले, बच्चे मोटिवेटेड रहें, अनुशासित रहें, अनुपस्थिति उनकी कम से कम रहे, कभी भी निराशा नहीं हो, ऐसा करके समग्र रूप से चाणक्य का दायित्व रहने वाला चाणक्य। दूसरा, सारथी कार्यक्रम हमने शुरू किया है, अभी कॉलेज में शुरू किया, फिर स्कूल में भी हम शुरू करने वाले हैं। कॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, कॉलेजेस के अंदर डिग्री के साथ साथ बच्चा आरएस की और एसएससी की तैयारी कर सके, स्कूल के साथ वो नीट जेई की तैयारी कर सके। ऐसे उत्कर्ष सारथी, जैसे भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन के, उसी प्रकार उत्कर्ष सारथी बन रहा है उन विद्यार्थियों के जो किसी कारणवश बड़े शहरों में नहीं जा सकते। जैसे बच्ची ने बोला कि हमारे अलवर में खोल दो, किसी ने कहा बाड़मेर में खोल दो, मिलते रहते बच्चे, सब जगह पे अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन हम कॉलेजेस और स्कूल जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, उनके साथ मिलकर सारथी कार्यक्रम के तहत हम उत्कर्ष को वहां तक ले जाने वाले हैं। अब हर जगह उत्कर्ष, हर एक का उत्कर्ष ये होने वाला है। तीसरा, उत्कर्ष एम्बेसडर, उत्कर्ष के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, सारथी से मिलना, ई मित्र से मिलना, उत्कर्ष के एम्बेसडर कार्यक्रम होते हैं। और एम्बेसडर मतलब उत्कर्ष का राजदूत। आप सभी को मैं आह्वान करूंगा, आप में से ऐसे लोग जिनकी स्किल बहुत अच्छा है और वो सोचते हैं कि साथ में कि सर मैं भी कॉलेजेस को आपके साथ में जोड़ सकता हूं, स्कूल में जाके उनसे बातचीत कर सकता हूं और मैं भी उत्कर्ष का एम्बेसडर बन सकता हूं, उत्कर्ष के टेस्ट वहां पे करा सकता हूं, टीम हमारी ट्रेनिंग देगी। तो अगर आप उत्कर्ष के एम्बेसडर अगर बनना चाहते हैं तो अपनी डिटेल हमें जरूर डालना, हम आपको लिंक भेजेंगे, क्योंकि एक टीचर से बड़ा एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता, उनकी बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो ये एम्बेसडर। चौथा, हम प्रश्न कोश करके एक बहुत बड़ा पोर्टल लेके आए हैं। इन दिनों में अब जो है टीचर चलते चलते अपने पैनल पे ही पीडीएफ बना पाएगा, पैनल पे क्वेश्चंस क्रिएट कर देगा, बच्चों का हाथों हाथ कोई टेस्ट जो है हाथों हाथ बना पाएगा, उसको बच्चे हाथों हाथ दे पाएंगे। बहुत सारा, जैसे शब्दों का कोश, शब्द कोश नाम सुना होगा, वैसे प्रश्नों का कोश हमने बड़ा सा तैयार किया है, ये प्रश्न कोश है। पांचों हमने खेलो क्विज इसी साल हम लेके आने वाले हैं। मतलब ऐप के अंदर कभी भी बच्चा जाके क्विज दे सकता है और उसमें उसकी रैंक बनेगी, पता चलेगा कितने लोग उस समय उसका टेस्ट को दे रहे हैं, कभी भी दे सकता है मतलब। और हर घंटे में रैंक चेंज होती रहेगी, उसके अंदर उसको ऑप्शन भी मिलेगा, कभी बीच में 50-50 का लाइफ लाइन भी मिलेगी। तो बहुत ही जबरदस्त ये फीचर है, खेलो क्विज करके आ रहा है, पांचवी बात। छठा, आस्क डाउट करके एक फीचर जो हम इसी महीने लेके आ रहे हैं। आस्क डाउट, अपना डाउट पूछो। और उत्कर्ष ऐप में वो आने वाला है सबसे पहले ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई टेस्ट का, कोई डीपीपी का या कहीं पे भी नोट्स क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका फोटो खींच के क्रॉप करके ऐप में भेज देगा, हाथों हाथ उसका ऐप में वहीं पे उसके नीचे उसका आंसर आ जाएगा, डिटेल में आंसर भी आएगा, वीडियो भी आएगा। रात को 11 बजे भी उसको डाउट पूछना है, पूछ सकता है। आस्क डाउट छठा। सातवां, स्पेशल सपोर्ट पोर्टल हमने शुरू किया है।
हमने हर जगह पे अपने नीचे भी लिखे होंगे, एक QR कोड हमने लिखा है। और क्योंकि उत्कर्ष अब जयपुर में भी है, प्रयागराज में भी है, इंदौर में भी है, इतनी समय उतना नहीं मिल पाता है कि सब विद्यार्थियों से मैं लाइव जाके जुड़ूं, तो हमने उसमें मैसेज डाला हुआ है कि यदि आपके सेंटर पे कोई अगर आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी बात पे, आपकी समस्या पे, आपके आइडिया पे ध्यान नहीं देता है, तो आप डायरेक्ट सीओ सर को भेज सकते हो। और यहाँ जोधपुर में मैंने एक टीम अलग से बना रखी है जो हाथों हाथ उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करके और उनके आइडिया पे काम करती है, समस्या दूर करती है। तो ये 7वां जो मैंने बताया स्पेशल सपोर्ट पोर्टल फॉर स्टूडेंट। 8वां तो अभी आपने देखा होगा टेस्ट गुरुजी और डिजिटल OMR। डिजिटल OMR मतलब बच्चों के हाथ में पेपर रहेगा लेकिन ऐप के अंदर OMR सीट खुली हुई और वहां पे वो टिक करके दे सकता है हाथों हाथ, बाद में उसका रिजल्ट भी लेके आ जाएगा। अभी हम गणेश चतुर्थी को रातानाडा गणेश मंदिर पे प्रवीण करना है कार्यक्रम, हम सब लोगों को कहेंगे उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल कर लो और गणेश जी से संबंधित 50 क्वेश्चन उन सबको पैम्पलेट टाइप बांट देंगे और मोबाइल पे बोलेंगे कि तुम आंसर लेके दिखो, बताओ गणेश जी के पिताजी का नाम क्या था, ये महादेव जी का, उससे गणेश जी से रिलेटेड 10 तरह के कौन सा मंदिर कौन सा है गणेश जी का, मोती डूंगरी गणेश मंदिर कहां पर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है ना, इस प्रकार के लेके प्रश्न, मतलब बहुत सारी चीजें जो है हम उससे करने वाले हैं डिजिटल OMR के थ्रू। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। 9वां जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, जैसे आप RS मुख्य परीक्षा दोगे करोगे, रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए हमने ऑनलाइन पोर्टल जो है वो हम निकाल दिए हैं। अब ऑनलाइन टेस्ट केवल ABCD वाले नहीं, लिखित में अपना उत्तर फोटो खींच के हमें भेज दिया और हमारी टीम उसको कंप्यूटर पे या टैबलेट पे चेक करके आंसर भेज पाएगी, ये भी हमने काम किया है। 10वां जो है पढ़ाई की चौपाल। अब कई सारे बच्चों को होता है कि सर हमारा एक ग्रुप बने, तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप तो बनाना संभव नहीं है क्योंकि उसमें प्राइवेसी नहीं रहती है, नंबर सबके शेयर रहते हैं। तो उत्कर्ष ऐप में ही हम पढ़ाई की चौपाल नाम से हर बैच का उसका ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपस में डिस्कशन कर पाएंगे, एक दूसरे को नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और कोई फालतू का स्पैम मैसेज करेगा तो उसकी पूरी डिटेल हमारे पास होगी, तो उसको ब्लॉक भी किया जा सकता है, उसको वार्निंग भी दी जा सकती है। तो ये पढ़ाई की चौपाल शुरू कर रहे हैं। 11वां CBT लैब, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए लैब हमने सबसे पहले जोधपुर में शुरू करी, फिर जयपुर में भी कर दी, प्रयागराज में भी कर दी, इंदौर में भी कर दी। 4 शहरों में ऑफलाइन सेक्टर है, चारों शहरों में जो बैंक के, SSC के, कई तरह के एग्जाम्स, JEE के एग्जाम्स जो ऑनलाइन होते हैं, उसमें बच्चे हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में खुद वहां पर आके वो टेस्ट दे सकता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 12वां हम टेस्ट शाला भी बना रहे हैं जहां पे हमारे ऑफलाइन सेंटर नहीं भी है, और सबसे पहली टेस्ट शाला इसी महीने में हम लखनऊ में ओपन कर रहे हैं। वहां पे बच्चा जाके टेस्ट दे सकता है, वहां पे बैठ के टेस्ट दे सकता है। टेस्ट शाला, ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, लाइब्रेरी टाइप, तो ये हम विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में लेके आने वाले हैं। और 13वां जो है उत्कर्ष ऐप में बुक शाला, मतलब उत्कर्ष ऐप में ई-कॉमर्स, विभिन्न प्रकार की किताबें, जैसे आज RK सर की किताब शिक्षा मनोविज्ञान लॉन्च हुई, तो अभी कुछ दिन बाद में जब प्रिंट होके मार्केट में आ जाएगी, तो कई सारे ऐसे बच्चे जो दूर दराज क्षेत्र में बैठे हैं और उनको किताब चाहिए और आसपास में किताब की दुकान नहीं है, तो हमारे उत्कर्ष ऐप में बुक शाला पे जाके वो अपनी किताब खरीद सकता है। आप लोग RS का एग्जाम मान लो आगे देंगे, करेंगे, आपको समय नहीं मिलेगा ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो ऑनलाइन कोचिंग तो आप उत्कर्ष ऐप से ले ही सकते हैं। उसके साथ में आपकी इच्छा होगी कि आप नोट्स भी हमें मिल जाए तो अच्छा है, तो बुक शाला के अंदर वो नोट्स भी आपको प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध होंगे और घर पे आपके कुरियर जो है वो पहुंच जाएगा। तो ये 13 नवाचार हम एकेडमिक एक्सीलेंस के ईयर में इस बार हम करने वाले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब मैंने आप सबके बीच में मैंने शेयर किया और बस यही कहना चाहूंगा कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब आज समय निकालकर बहुत दूर दराज से यहाँ पर आज पधारे, इसके लिए पूरा उत्कर्ष परिवार आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता है और आपकी स्मृतियां जो है अविस्मरणीय बने आज की। आपने कई मित्र आपको यहाँ पे आज मिले होंगे, हम बहुत उत्साहित हैं। कई सारे बच्चों का था कमेंट्स था, क्योंकि जैसे सर ने बताया 10,000 से अधिक विद्यार्थियों के थे मैसेज, तो लेकिन कईयों का था कि सर आने जाने का किराया दोगे क्या, खाना खिलाओगे क्या, ये करोगे क्या। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो नहीं होएगा, जिनको आसपास के हैं वही आ जाओ, जो मन से एकदम आना चाहता है, जिसको भाव है वो लेके आ जाओ। तो चला के इसी कार्यक्रम के लिए कम से कम 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, ऐसे कौन कौन है वो हाथ खड़ा करो। 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से आए हो, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और निश्चित मानिए
आज के इस कार्यक्रम से आप एक फीलिंग, इमोशंस तो लेके जाएंगे कि यार जीवन के अंदर जो कुछ करना है ईमानदारी के साथ करना, निष्ठा के साथ में करना। और आप आज एक ऐतिहासिक क्षण के गवाह तो बनी गए कि भाई उत्कर्ष की 21वीं वर्षगांठ पर जब सम्मान हो रहा था बहुत सारे शिक्षकों का, तो ऐसा पहला सम्मान कार्यक्रम में थे हम, और 21वीं वर्षगांठ में हम उस समारोह के हिस्सा हम बने। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब वापस जाओ तो मेरी तरफ से सबको राम राम सा घर में जरूर जरूर बोलना, बोलोगे ना? पक्का? तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और जीवन में जिस क्षेत्र में जाएं, केवल ये परीक्षा नहीं, कई तरह की परीक्षाएं आती रहेगी, और वो सब परीक्षाएं पार करते करते जीवन की परीक्षा में भी सफलता आप हासिल करें, ऐसी मैं आपको शुभाशीष देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।